नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ मारेगा। डॉक्टर अंबेडकर का ये कथन आज भी हर छात्र को चरितार्थ हर छात्र की तैयारी को चरितार्थ करता है और हर छात्र को ये प्रेरणा देता है कि आगे बढ़ने के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसको अच्छे और बुरे की समझ होती है, और अच्छे बुरे की समझ के लिए आपका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। समाज को न्याय दिलाने के लिए आपका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। समाज में असमता को, विषमता को हटाने के लिए, समाज में विभेद को हटाने के लिए, भेदभाव हटाने के लिए, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक समृद्धि के लिए आपका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा ये विषय रहेगा अर्थव्यवस्था का क्लास 2। हम चर्चा करने वाले हैं अर्थव्यवस्था संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं जाकर देखा तो देख सकते हैं आप। तो इससे पिछली वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था की क्लास फर्स्ट के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। क्लास फर्स्ट में हमने अर्थव्यवस्था के सामान्य परिचय के बारे में बताया था और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण और अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में, ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रहती है और अन्य देशों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है, तो उस पर आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि पिछली क्लास में हमने क्या चर्चा की थी, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं उसको। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमने पढ़ा था, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमने पढ़ा था, और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, ठीक है। सामान्य रूप से एक अभ्यर्थी का अर्थव्यवस्था के बारे में जानना क्यों जरूरी है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं अगर आप देखोगे कि कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सामने आता है तो आप उसको डील करने की स्थिति में होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं, या स्टेटमेंट वाइज दे रहा क्वेश्चन तो उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट काम करता है, यहाँ पे आपकी अवधारणा कार्य करती है, ठीक है। अगर आपकी अवधारणा एकदम स्पष्ट है तो आप क्वेश्चन को डील कर जाएंगे बिना कुछ सोचे समझे। अगर आपका अवधारणा स्पष्ट है, आपकी समझ विकसित है, तो आप क्वेश्चन को आराम से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है। अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन, ऐसा विषय जिसमें संसाधनों का वितरण किया जाता है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें सिद्धांतों और व्यवहारों का प्रयोग किया जाता है, उसको अर्थशास्त्र बोला जाता है, ठीक है। जैसे इसका अभ्यास किया जाता है, तो अभ्यास में जो बात लागू होगी वो अर्थव्यवस्था के रूप में हम देख सकते हैं उसको। अर्थव्यवस्था में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ऐसे जब हम किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात कर रहे होते तो मेनली हम उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में समझ रहे होते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था किसी देश की उसकी समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है, उसको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता है, अर्थव्यवस्था में सिद्धांत का हस्तक्षेप नहीं होता। अर्थव्यवस्था में व्यवहारिक रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे कि सरकार हर साल एक बजट पेश करती है, तो उसको किस में शामिल किया जाएगा, वो अर्थव्यवस्था का भाग है, ठीक है। सरकार मौद्रिक नीति को बढ़ावा देती है या घटाती है, तो वो किस में शामिल होगा, अर्थव्यवस्था में शामिल होगा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या हुआ? अर्थशास्त्र एक सिद्धांत का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के संसाधनों का वितरण किया जाता है, लेकिन उसमें सिद्धांतों को ध्यान में रखकर लाया जाता है, जैसे कि उत्पादन कितना है, उपभोग कितना है, और मुद्रास्फीति क्या है। तो वो सब किस में आएगा, अर्थशास्त्र में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक करेक्शन करने की ज़रूरत होगी। अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि द वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है वो एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। तो एडम स्मिथ के द्वारा जो पुस्तक दी गई थी उसमें उन्होंने धन के विज्ञान की बात कही थी। तो वो 1773 को मैंने डिफ़ाइन किया था, बताया था आपको, तो वो उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। वो 73 ना होकर 76 है, ठीक है। 76 में प्रकाशित हुई थी वो पुस्तक, ठीक है। तो यहाँ हमने अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के अध्ययन, इसके विषय के बारे में जाना, इसमें क्या अंतर है। तो अब इससे आगे हम एक कदम बढ़ते हैं, तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में हम जान सकते हैं।
आपने कई बार अखबारों में ये खबर सुनी होगी कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया या कोई योजना लागू की है। तो उसके साथ साथ हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले अखबार पढ़ते के साथ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वो यह आना चाहिए कि सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है तो कृषि सबसे प्रमुख है। कृषि को अगर हम प्रमुख माने तो वो कौन से सेक्टर से जुड़ा है, वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक है, सरकार कोई औद्योगिक नीति ला रही है या सरकार ने किसी उद्योग में टैक्स को कम किया है यानी कि कर दायित्व को घटाया है, तो वह क्या होगा, वह सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। यानी कि आप प्राथमिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधी गतिविधियों का अध्ययन होता है। कृषि संबंधी गतिविधि कौन सी होंगी, ठीक है, जैसे मत्स्य पालन है, ठीक है, उत्खनन है और वानिकी है। तो ये सब जो आगा कृषि क्षेत्र से संबद्ध हो गया और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, ये बात आपको बताई गई थी पिछली वीडियो में। तो सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम देखें तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे मेनली हम देखेंगे कि उसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी क्षेत्र क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर में आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें जो प्राथमिक क्षेत्र के जितने भी उत्पादन हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उसका प्रसंस्करण यानी कि जैसे कोई मैंने बताया था उदाहरण के तौर पर गन्ना यानी कि कृषि क्षेत्र का संबद्ध जो फसल है वो अगर औद्योगिक क्षेत्र में जाएगी तो उसके जाने का रास्ता जो है वो सेवा क्षेत्र से होकर जाता है यानी कि तृतीय क्षेत्र से होकर जाता है। कोई परिवहन हो रहा है या सेवा ली जा रही है तो वो तृतीय क्षेत्र में आ गया। और दूसरा क्षेत्र वो हुआ यानी कि प्रसंस्करण, यानी कि प्रसंस्करण में क्या होगा, प्रसंस्करण में उसका गुड़ बनाया जाएगा, चीनी बनाई जाएगी या फिर कोई अन्य कृषि खाद्य फसल है तो उसका प्रसंस्करण किया जाएगा। तो वह सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, वह सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। तो यहाँ हो गया सेकेंडरी सेक्टर, इसको औद्योगिक क्षेत्र भी बोला जाता है। तो मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार वीडियो जाकर देखिए। तो तृतीय क्षेत्र हम बात कर रहे हैं तृतीय क्षेत्र की, उसमें समस्त सेवाओं का अध्ययन होता है, समस्त सेवाएं उसमें शामिल की जाती हैं। यानी कि कोई माल ढोकर लाया जा रहा है या फिर कोई माल पहुंचाया जा रहा है या फिर कोई रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हैं तो वो किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। यानी कि आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो वो किस में आएगा, सेवा क्षेत्र में आएगा। ठीक है, रियल एस्टेट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो वो आप तृतीय क्षेत्र में आएगा। इससे अगला अगर हम सेक्टर की बात कर रहे हैं वो है फोर्थ सेक्टर यानी कि चतुर्थक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र में क्या होगा, वह यह होगा कि ज्ञान से संबंधित समस्त गतिविधियां उसमें शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो वो चतुर्थक क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ तक हमने बात कर ली। जो पिछली वीडियो में हमने सामान्य परिचय के बारे में बात की थी, सामान्य परिचय में हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, ऐसे करके हमने एक एक करके चर्चा कर ली है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। ठीक है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण और अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है। और हमारी अर्थव्यवस्था में जब हम बात करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो यहाँ पर हम मेनली अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था में जो मेन चीज़ें आएंगी वह ये सब होंगी। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कभी कभी सुनने में आता ग्रोथ कर रही है या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, या कभी कभी ये देखने में आता है कि एक अनुकूल अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सतत विकास लक्ष्य, क्वेश्चन कई बार आता है सतत विकास लक्ष्य से 1 से लेकर 17 तक जितने भी लक्ष्य हैं, और आपने देखा हो कई एग्ज़ाम में लगातार पूछा गया। पिछली बार UPPCS में आया था ये क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि ये विकास लक्ष्य किससे संबंधित है, यानी कि नंबर दे देगा और लक्ष्य दे देगा। आपको डिफाइन करना होता है, आपको अगर बिल्कुल क्लियर है तो आप कर सकते हैं उसको। तो सतत विकास लक्ष्य के द्वारा हम आर्थिक विकास को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं, या फिर हम जो जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है या फिर कोई अन्य प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसको कम करते हुए
कैसे अनुकूल आर्थिक विकास की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में बात होती है। तो जब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो किस तरह से हम कार्य करेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्या हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कई बार अखबार में जो हेडिंग बनती है, उसका जो शीर्षक होता है, तो उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे कि सरकार कोई कदम उठाती है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि हम पूंजीवादी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, दो चीज़ हैं, एक तो आप रटकर चीज़ को समझ सकते हैं, चीज़ रटकर आप समझ नहीं पाएंगे, और दूसरा समझकर आप बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। और समझी जाने वाली चीज़ वो लंबे समय तक आपको याद रहेगी, और रटने वाली चीज़ आपको थोड़े समय के लिए याद रहेगी। ठीक है, तो उससे बचकर आप समझने की ओर अग्रसर हों, आप उसकी ओर आगे बढ़ें। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है तथा निजी स्वामित्व का प्रभुत्व होता है। ठीक है, जैसे कि उत्पादन के संसाधन जितने भी होंगे उस पर किसका स्वामित्व होगा, उस पर स्वामित्व होगा निजी क्षेत्र का। ठीक है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा, यानी कि कम होगा। आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि उसको कहा जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका स्वामित्व होगा, निजी क्षेत्र का स्वामित्व होगा। निजी क्षेत्र के स्वामित्व को क्यों आगे बढ़ाया जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, यूएसए है, और ब्रिटेन है, जापान है, तो इनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत आगे मानी जाती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आती हैं। तो ये अर्थव्यवस्थाएं क्यों आगे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वजह से आगे हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, तो इसमें प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है। यह गुणवत्ता को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर होता है। आपने कई बार बात सुनी होगी कि इस सेक्टर का निजीकरण किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न होगी, और दूसरी चीज़ उसमें गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाएगा, और उसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व होगा। लेकिन इसके कई फ़ायदे हैं और कई नुकसान हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय है। हम बात कर रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है और सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो अगला अगर हम देखें तो राज्य अर्थव्यवस्था किसे कहा जाएगा। राज्य अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है, यानी कि समस्त आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण जो होगा वो सरकार का होगा। राज्य की अवधारणा मतलब सरकार में जितने भी अंग होते हैं उसको राज्य के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, राज्य मान सकते हैं। तो राज्य की अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो होगा वो सरकार के स्वामित्व के ऊपर होगा, यानी कि सरकार का समस्त संसाधनों पर नियंत्रण होगा। तो राज्य की अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। राज्य अर्थव्यवस्था का जो विचार दिया गया था वह दिया गया था आपका जर्मन दार्शनिक थे एक, कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादन किया था। राज्य अर्थव्यवस्था का विचार जो दिया था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो कार्ल मार्क्स ने राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है, यानी कि उत्पादन के संसाधनों पर जितना भी नियंत्रण होगा वो सरकार का होगा।
इसी प्रकार से अगर हम देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम किन बातों को जान सकते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि हम सब, आपको ज्ञात हो कि हम सब एक समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज में रहने वाले समस्त जो क्रियाएं होंगी, आर्थिक क्रियाएं होंगी, उसमें समाज के लोगों का नियंत्रण होगा। समाज के लोगों में, समाज में समान भागीदारी होगी, सबको समान वितरण किया जाएगा। जैसे सरकार कोई योजना लागू करती है तो उसको समाज में समान वितरण के रूप में देखा जाता है, तो उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर मैं अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूं, तो इसमें जो केंद्रीकरण होगा वो सरकार की ओर होगा, यानी कि जो समस्त आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण होगा वो सरकार का होगा। ठीक है, तो इसमें समान वितरण को बढ़ावा दिया जाता है। इसके बारे में, इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, आपको मैं एक एक करके सारी विशेषताएं इसकी लिखूंगा मैं अभी, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होगी? जैसे हम भारत की बात करते हैं अपने देश की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो हमारे देश भारत में विद्यमान हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो अभी मैंने बताया राज्य अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इन दोनों का जो संलग्न होगी, वो ये दोनों अर्थव्यवस्था जो संलग्न होगी, यानी कि जिसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व भी होगा और सरकार की भी भागीदारी होगी, तो उसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार के स्वामित्व के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी स्वामित्व पाया जाता है, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। यानी कि निजी क्षेत्र भी अपने कार्य में संलग्न है और जो सरकार का स्वामित्व है, सरकार की कार्यप्रणाली है, वो भी संलग्न है। जैसे आपने देखा होगा कि जो टोल टैक्स लिया जाता है, सरकार द्वारा लिया जाता है। जो जब आप किसी वाहन से यात्रा कर रहे होते हैं तो रास्ते में टोल टैक्स पड़ता है, तो टोल टैक्स जब लिया जाता है तो वह किस आधार पर लिया जाता है? जो एक प्राइवेट कंपनी को सरकार ठेका दे देती है कि रोड बनाने का, तो वह टोल टैक्स के द्वारा वसूला जाता है और उसमें सरकार का भी हस्तक्षेप हो गया और प्राइवेट कंपनी का भी हस्तक्षेप हो गया। तो यहाँ दोनों प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ हमने बात कर ली मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के बारे में हमने वर्गीकरण के रूप में हमने इसको जान लिया। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई, राज्य अर्थव्यवस्था हो गई, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गई और मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ हो गई? जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर मैं बात करूँ तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आ गया जो निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, जिसमें सरकार की न्यूनतम भूमिका होती है, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। राज्य अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण जो होगा वो सरकार का होगा। ठीक है, सरकार उसमें समस्त निर्णय लेती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, संसाधनों का समान वितरण समाज में हो, उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था बोला जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों का स्वामित्व होता है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने जान लिया। इसके अलावा अगर मैं विकास के आधार पर बात करूँ, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था किस प्रकार से रह सकती है, तो सबसे पहले आता है विकसित अर्थव्यवस्था। एक प्रश्न लगाने वाली बात यह है कि क्या हमारे देश की इकोनॉमी जो है, जो अर्थव्यवस्था है, वो विकसित अर्थव्यवस्था में आती है? तो इसका उत्तर होगा विकसित अर्थव्यवस्था में नहीं आती। हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो विकासशील अर्थव्यवस्था में आती है। यानी कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था गतिमान है वो विकासशील अर्थव्यवस्था में आती है, वो मैं अभी बताऊंगा। तो विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाएगा? विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाएगा? विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाएगा जिसमें रहन सहन बहुत उच्च होगा, लोगों का आर्थिक समृद्धि का स्तर उच्च होगा। यानी कि जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री हैं, तो वह क्या करते हैं कि अपनी जो उनके देश में रहने वाले लोग हैं, उनका रहन सहन का स्तर काफ़ी उच्च होता है। ठीक है, तो वो एक आर्थिक समृद्ध देश हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध देश हैं, तो उसको बोला जाता है विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाएगा? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लोगों का रहन सहन काफ़ी नीचा होता है, उसका स्तर काफ़ी नीचा होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बोला जाता है।
अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ये हो गई जिसमें रहन सहन काफ़ी निम्न होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि इसकी सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है उसको विकासशील अर्थव्यवस्था बोला जाता है। अभी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी कि हम डेवलप्ड पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं, हम एक आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको विकासशील अर्थव्यवस्था बोला जाएगा। विकासशील में क्या होगा, विकासशील में लोग आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो इसको बोला जाएगा विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके बाद है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जो विभिन्न देशों के साथ अपनी समस्त आर्थिक गतिविधियों से संलग्न हो, यानी कि समस्त आर्थिक गतिविधि हो रही है और लेन देन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बोलेंगे खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो खुली अर्थव्यवस्था में इस रूप में जान सकते हैं। इसके बाद है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था यानी कि बंद अर्थव्यवस्था में कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं होती है, तो उसको बंद अर्थव्यवस्था बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया 5 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं विकास के आधार पर, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील, खुली और बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो 5 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हो गई। तो अगर मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ पर अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो विशेषताएं होंगी वह मेनली विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। विशेषताएं जैसे कि मैंने बात की थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो विशेषताएं होंगी वह होंगी जो निजी क्षेत्र का स्वामित्व होगा और सरकार की न्यूनतम हस्तक्षेप होगा, ठीक है। तो इसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व, इसके अलावा अगर हम देखें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन सी अर्थव्यवस्थाएं होंगी, तो यहाँ पर तो इसमें विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, यानी कि जो संपत्ति पर अधिकार होगा वो निजी क्षेत्र का होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगला देखें तो इसमें कौन सी विशेषता विद्यमान होगी, सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप, ठीक है। सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होगा इसमें, और वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा, ठीक है। तो यहाँ गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न होगी, प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न होगी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी विशेषताएं हैं, प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न होगी, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाएगा, सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होगा और निजी क्षेत्र का स्वामित्व होगा किस पर, संपत्ति पर जो अधिकार होगा वो निजी क्षेत्र का होगा। तो मेनली ये इसके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 4 विशेषताएं विद्यमान होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, वह ये होंगी। और उसके अलावा अगर हम अगला देखें तो
इसके अलावा अगर हम अगला देखें तो वह ये होगा कि राज्य, यानी कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था होगी और समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जो इसकी विशेषताएं होंगी, हमने बात कर ली थी कि राज्य जो अर्थव्यवस्था है उसका जो प्रतिपादन किया था, विचार दिया गया था, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो इसकी जो विशेषताएं होंगी वह होंगी इसमें केंद्रीकृत होगी, जो सारी गतिविधियां होंगी केंद्रीकृत होगी, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप होगा, गतिविधियों पर केंद्रीकरण होगा इसका। और इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था से संबंधित विशेषता होगी वह यह होगी कि इसमें आर्थिक विषमता होगी, वर्ग संघर्ष की समाप्ति होगी, यानी कि इसमें वर्ग संघर्ष नहीं देखने को मिलता, संसाधनों का समान वितरण, संसाधनों का समान वितरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विशेषताएं कौन कौन सी होंगी, केंद्रीकृत होगी, इसमें जो समस्त गतिविधियाँ होंगी वो केंद्र की ओर उन्मुख होंगी। ठीक है, तो इसमें अगला देखें तो आर्थिक विषमता होगी, यानी कि इसमें आर्थिक समताएं नहीं होंगी, मतलब विषमता को कम करने का प्रयास किया जाएगा, आर्थिक विषमता कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग संघर्ष की समाप्ति होगी, संसाधनों का समान वितरण होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था ये हो गई। इसके अलावा अगर हम अगला देखें तो इसमें जो अगली विशेषता विद्यमान होगी वह होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या आएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो इसकी विशेषताएं होंगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इसमें निजी क्षेत्र और सरकार का सह अस्तित्व। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकार का सह अस्तित्व होगा। और इसमें क्या क्या बात शामिल होगी? निजी क्षेत्र में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी। आर्थिक नियोजन, व्यक्तिगत आर्थिक नियोजन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, होगी, आर्थिक नियोजन होगा। और इसमें सरकार के नियामक के रूप में भूमिका होगी। ठीक है, सरकार नियामक होगी, इसमें सरकार भूमिका नियामक होगी। सरकार की जो भूमिका होगी वो नियामक की होगी, यानी कि सरकार की देखरेख में जो है सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर हमने मेनली देख लिया जो 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई, राज्य अर्थव्यवस्था हो गई, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है, तो हमने चारों की विशेषताएं हमने एक एक करके देख ली। और उसके अलावा हमने विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हमने जान लिया कि किस प्रकार विकसित अर्थव्यवस्था को हम कैसे पहचान सकते हैं, या कोई देश विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है तो वो कौन कौन सी विशेषताएं उसमें विद्यमान रहती हैं, या जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है उसमें लोगों का रहन सहन कैसा होता है। इसके अलावा हमने देखा कि जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है।
हमारा देश जो है कैसी अर्थव्यवस्था में आता है, हमारा देश विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है, यानी कि आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है इसके अंतर्गत। और खुली अर्थव्यवस्था जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के साथ खुली होती हैं, यानी कि सारा आदान प्रदान किया जाता है, वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, तो वो खुली अर्थव्यवस्था के रूप में आता है। तो बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होगी? बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था में शामिल होती है जिसमें कोई भी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जाती है, ठीक है। तो वो बंद अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक है। इसके अलावा हमने अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण एक एक करके हमने चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर हमने आज अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण और अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का आधार क्या है और कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं उसको हमने जाना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम में एक एक करके हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।